हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पेपर एनालिसिस का चौथा पार्ट शुरू करेंगे, जो कि इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि यूजी सिक्स्थ सेमेस्टर का है। पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज। तो इस पेपर को यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो पहले आप यहाँ पर देखो कि जो पेपर का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर सिक्स्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी इसी टाइप का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको सेमेस्टर, जो यहाँ पर सिक्स्थ है, सेशन ईयर दिसंबर जनवरी 2020 to 21, और सीरीज जो है ये डी है। टाइम अलाउड 1 hour 10 minutes, मैक्सिमम मार्क्स 90, मिनिमम मार्क्स 36। 90 में से क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें 36 मार्क्स पास होने के लिए लाने हैं आपको। इस क्वेश्चन पेपर को हम अच्छी तरह से एक एक करके हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं इस क्वेश्चन पेपर का शॉर्ट भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उनमें से जो राइट आंसर होगा हर एक क्वेश्चन का, तो मैं वो मार्क करके फिर शॉर्ट्स बना सकता हूँ, जो कि सिर्फ 2 मिनट का बन सकता है, 2 या 3 मिनट का हार्डली। लेकिन ये जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, क्वेश्चन पेपर हम एक दूसरे के साथ पढ़ेंगे। इससे क्या है कि इससे आपका फ़ायदा होता है कि हर एक क्वेश्चन को हम आसानी से एनालाइज करेंगे। फिर ये क्वेश्चन क्या है कि आसानी से मेमोराइज हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि बस हम पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। कैसे, वो हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे। तो ये जो है क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरह से होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक थ्योरी है, इसका फादर कौन माना जाता है। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है थोड़ा कंप्रेस इमेज है इसकी, थोड़ा सा मतलब टाइट, मतलब कंप्रेस है, जिससे इसका जो टेक्स्ट है वो कम दिखाई दे रहा होगा। आप जो है वीडियो क्वालिटी जो है आपके फ़ोन में वो आप बढ़ा दीजिए, ताकि आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन पेपर को जो हर एक क्वेश्चन है वो आसानी से देख पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पढ़ा है, हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ह्यूमन रिलेशनल थ्योरी, डिसीजन मेकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग। इसी तरह से क्लासिकल थ्योरी भी एक थ्योरी है जो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड में बताती हैं कि हाउ टू रन एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली। इनका मेन फोकस जो इन थ्योरीज का होता है वो होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सक्सेसफुली रन कर पाएगी। ये कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि ये एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से रन करेगी। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है दैट इज़ क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, इसका फादर कौन माना जाता है। देखिए ऑप्शन ए जो यहाँ पर है हेनरी फ्यूल, ऑप्शन बी रिग्स, ऑप्शन सी साइमन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर है दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हेनरी फ्यूल। जी हाँ, हेनरी फ्यूल इज द फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल ने एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड में कौन कौन से एलिमेंट्स बताए हैं, तो उनमें से क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं जो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन ए जो उन्होंने लिखा है प्लानिंग, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन सी कमांडिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों जो हैं उन्होंने इन तीनों को बताया था। हेनरी फ्यूल ने 5 एलिमेंट्स बताए थे एडमिनिस्ट्रेशन के। पहला जो है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 एलिमेंट्स उन्होंने बताए हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पर और एक सवाल बनता है आपका, अब अगर इस साल उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो यहाँ पर तीनों के तीनों जो हैं इसके राइट आंसर हैं। तो उन्होंने 5 बताए थे, कितने 5 एलिमेंट्स उन्होंने दिए दिए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, मैंने बताया आपको कौन कौन सा। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। Now the next question is, which of the following are not the principles of administration according to Henry Fayol। तो यहाँ पर जो है एक प्रिंसिपल ऐसा दिया गया है जो एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग और नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। कितने? 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन के।
तो उनमें से कुछ यहाँ पर हैं और कोई ऐसा है जो उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था यूनिटी ऑफ कमांड, जी हाँ ये है। स्केलर चेन ये भी है। टाइम एंड स्टडी ये बिल्कुल भी नहीं है। डिविजिशन ऑफ वर्क ये भी है। तो टाइम स्टडी जो यहाँ पर है ये इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि उन्होंने इसकी बात नहीं की थी। तो यहाँ पर एक तो ये पूछा उन्होंने कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, ये तो एक सवाल है यहाँ पर ऑलरेडी पूछा है। दूसरा यहाँ पर ऐसा भी सवाल बन सकता है उन्होंने कितने प्रिंसिपल्स दिए, 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू गुलिक। प्रोफेसर लूथर गुलिक ने एडमिनिस्ट्रेशन के कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? तो उनमें से जो यहाँ पर दिए गए हैं, डिविजिशन ऑफ वर्क, स्टाफ एंड लाइन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ऑल ऑफ द एबो। तो ये तीनों जो हैं ये उन्होंने बताए थे। ऑल ऑफ द एबो जो यहाँ पर ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, ये इसका राइट आंसर बनेगा। और एक बात आप यहाँ याद रखेंगे, लूथर गिलुक जो थे उन्होंने 10 प्रिंसिपल्स बताए थे। उन्होंने 10 प्रिंसिपल्स, 10 उसूल बताए थे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना चाहिए। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th, हु फर्स्ट कॉइनेड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स गलती करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको कन्फ्यूज्ड क्वेश्चन सा पूछा गया है। क्योंकि हु फर्स्ट कॉइनेड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट, अक्सर स्टूडेंट्स लिखेंगे टेलर, क्योंकि टेलर जो है ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहली बार जो ये टर्म है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये किसने यूज़ किए हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ल्यूस ब्रेंडीज, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी साइमन, ऑप्शन डी गुलिक। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ल्यूस ब्रेंडीज, उन्होंने पहली बार साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज़ किया है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंटररिलेटेड है, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ऊपर बोला गया है कि पहली बार साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को किसने कॉइन किया है, ल्यूस ब्रेंडीज। और दूसरे में उन्होंने ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का कौन है। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ल्यूस ब्रेंडीज, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी साइमन, ऑप्शन डी रिग्स। ऑप्शंस भी बिल्कुल यहाँ पर सेम दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर फ्रेडरिक टेलर, आई थिंक टेलर जो है इसका राइट आंसर है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए टेलरिज्म, ऑप्शन बी ट्रेडिशनल थ्योरी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम टेलरिज्म से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको टेलरिज्म देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज टेलरिज्म। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन ए साइंस, ऑप्शन बी हार्मोनी, ऑप्शन सी कोऑपरेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय टेलर। इनमें से कौन सी बुक्स हैं जो टेलर ने लिखी हैं। ऑप्शन ए शॉप मैनेजमेंट, ऑप्शन बी आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ऑप्शन सी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो टेलर जो है उन्होंने इन तीनों बुकों को लिखा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैं आपको ये भी बताता हूँ कि शॉप मैनेजमेंट जो है उन्होंने कब लिखी है। उन्होंने शॉप मैनेजमेंट को 1903 में लिखा है। कब? 1903 में उन्होंने शॉप मैनेजमेंट को लिखा है। और जो आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स है उन्होंने इसको 1906 में, आई थिंक 1906 में उन्होंने इस बुक को लिखा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि इस साल उन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। हो सकता है वो ये भी पूछे, द बुक आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स इज रिटन बाय टेलर इन विच ईयर। तो 1906 आपका राइट आंसर बनेगा। तो इसलिए मैं आपको ये बता। और जो द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इस बुक को उन्होंने 1911 में लिखा है। जी हाँ, 1911 में इस बुक को उन्होंने लिखा है। उन्होंने और एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है ए पीस रेट सिस्टम 1895। 1895 इस बुक को उन्होंने लिखा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 जो यहाँ पर है, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी।
ऑप्शन ए साइमन, ऑप्शन बी रिग्स, ऑप्शन सी इल्टन मियो, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर इल्टन मियो इसका राइट आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन सी इल्टन मियो इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। Now the question number 11. Which of the following gave the rise of human relations theory? Option A Havethron studies. Option B Western Electric Company. Option C both A and B. Option D none of the above. तो इसमें दोनों का रोल रहा है। हैवेथ्रॉन स्टडीज़ जो हैवेथ्रॉन एक्सपेरिमेंट है ये भी इसमें है, और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनीज का भी इसमें रोल है। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर है बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी? इनमें से ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी का एलिमेंट कौन है? तो ऑप्शन ए द इंडिविजुअल, ऑप्शन बी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन सी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी? इनमें से कौन सा स्कॉलर है जिन्होंने ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी में कंट्रीब्यूट नहीं किया है? ऑप्शन ए मियो, ऑप्शन बी ई वार्नर, ऑप्शन सी डिक्सन, ऑप्शन डी टेलर। तो डी जो यहाँ पर है इसका राइट आंसर है। टेलर ने इसमें कंट्रीब्यूट कुछ भी नहीं किया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14. हु ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग एडवोकेट ऑफ डिसीजन मेकिंग? ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन, एच साइमन। तो इसका एच यहाँ पर स्टैंड्स फॉर हर्बर्ट साइमन। ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी मेयो, ऑप्शन डी गुलिक। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर है राइट आंसर है, दैट इज हर्बर्ट साइमन is the leading advocate of decision making. Now the question number 15. Who defines decision making as the optimum national rational choice between alternative courses of action? तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए टेलर, ऑप्शन बी मियो, ऑप्शन सी हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन डी गुलिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हर्बर्ट साइमन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16. हु coined the term development administration? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एफ डब्ल्यू रिग्स, ऑप्शन बी यू एल गोस्वामी, ऑप्शन सी जॉर्ज गैंट, ऑप्शन डी ल्यून पाई। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी यू एल गोस्वामी, एन इंडियन स्कॉलर। तो उन्होंने इस टर्म को पहले यूज़ किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन emerged एज द सब फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन? ऑप्शन ए 1930 to 40, ऑप्शन बी 1940 to 50, ऑप्शन सी 1950 to 60, ऑप्शन डी 1960 to 70। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर है राइट आंसर है, दैट इज 1950 to 1960, 1950 to 60। तो ये इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18. हु इज ऑथर ऑफ द बुक, हु इज ऑथर ऑफ द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक बुक है, ये किसने लिखी है, कौन है इसका ऑथर? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुलिक, ऑप्शन बी फ्योल, ऑप्शन सी हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन डी फ्रेडरिक्स रिग्स। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर है राइट आंसर है इसका हर्बर्ट साइमन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन सी डेवलपमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेवलपमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी डेवलपमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, डेवलपमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, ऑप्शन बी डेवलपिंग नेशंस, ऑप्शन सी यूरोपियन नेशंस, ऑप्शन डी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन, ये थोड़ा बहुत यहाँ पर कम प्रेस है, मुझे स्पेलिंग यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी डेवलपिंग नेशंस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, दैट इज डेवलपिंग नेशंस। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए जो यहाँ पर है दैट इज चेंज ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी हायरार्चिकल एंड रिजिडिटी, ऑप्शन सी इनवर्ड लुकिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी टू मच सेंट्रलाइजेशन। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर इसका राइट है, दैट इज चेंज ओरिएंटेशन। जी हाँ, चेंज ओरिएंटेशन, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22. Development administration is organized effort to carry out programs and projects, thoughts,
thought by those involved to serve development objectives. Who among the following has said it? ये किसने कहा है? आपके पास चार ऑप्शन है. ऑप्शन ए एडवर्ड विडनर, ऑप्शन बी पाई पनिंडिकर, ऑप्शन सी जोसेफ ला पलम्बोरा, ऑप्शन डी एफ डब्ल्यू रिग्स. तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, एफ डब्ल्यू रिग्स. जी हाँ, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है. Question number 23. Public administration in India is largely a legacy of. ऑप्शन डी जो यहाँ पर है राइट आंसर है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन. क्वेश्चन नंबर 24. Who among the following is regarded as father of development administration? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो टर्म है इसको पहले जो है यूएल गोस्वामी ने यूज़ किया है, लेकिन इसका फादर जो है अमेरिकन स्कॉलर यूजी गेंट. जी हाँ, जी गेंट जो है ऑप्शन डी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये इसका फादर माने जाते हैं. तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना. हो सकता है आप ऐसा सोचोगे कि यूएल गोस्वामी ने इसको पहले यूज़ किया है तो हो सकता है उसी को फादर माने जाते हैं, लेकिन इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा जी गेंट का रहा है, तो इसीलिए इसको फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन माने जाते हैं, जो कि अमेरिकन स्कॉलर हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 25. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसेप्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए फ्रेडरिक्स, ऑप्शन बी मिल्टन स्मोस, ऑप्शन सी ल्यूकेन पाई, ऑप्शन डी जी गेंट. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है यहाँ पर जी गेंट. जी हाँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. Now the question number 26. Who among the following is considered as father of public administration? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर किसको माना जाता है? तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, वुडरो विल्सन. जी हाँ, वुडरो विल्सन इज नोन एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. आपको पता होगा वुडरो विल्सन ने एक आर्टिकल लिखा था 1887 में जिसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने इस आर्टिकल में डिमांड किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाने की, एक सेपरेट सब्जेक्ट माना है. उन्होंने इसको अलग किया है पॉलिटिक्स से. पॉलिटिक्स अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, तो उन्होंने उसी को इसका फादर माने जाते हैं, दैट इज़ वुडरो विल्सन. तो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 27. Whose under leadership Hawthorne studies were conducted during 1924 to 1932? किसके अंडर में? तो ऑप्शन ए इल्टन मेयो, ऑप्शन बी ब्रिनार्ड, ऑप्शन सी डिविट वेल्डो, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो. तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर इल्टन मेयो, ये इसका राइट आंसर है. तो यहाँ पर ये जो डेट उन्होंने लिखा है तो इसको भी आप याद रखिए. हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दूसरे इस आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है. यही मकसद होता है पेपर को एनालाइज करना. नाउ द क्वेश्चन नंबर 28. यहाँ पर जो है ये इमेज थोड़ा कंप्रेस है, तो लिहाजा मैं इसलिए साथ साथ में पढ़ता भी हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से ये क्वेश्चन याद रख सकोगे. हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट? री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट एक बुक है, इसका ऑथर कौन है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है यहाँ पर डेविड ओसबोर्न एंड टेड गैबलर. ये इसका राइट आंसर है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 29. द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एम्स फॉर? ऑप्शन ए एफिशिएंसी, ऑप्शन बी इकोनॉमी, ऑप्शन सी इफेक्टिवनेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव. तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 30. Question number 30. Which of the following is true with regards to the new public management perspective? Option A, it represents second reinvention in public administration. Option B, it emphasizes on managerial autonomy. Option C, both A and B. Option D, none of the above. तो option C जो इसका है right answer both A and B. तो question number 31. Which of the following are the basic elements of decision making according to Simon? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है यहाँ पर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following are the stages of decision making according to Simon? ऑप्शन ए इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी डिजाइन एक्टिविटी, ऑप्शन सी चॉइस एक्टिविटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो ये तीनों है. ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर. हु ऑफ द फॉलोइंग गेव बाउंडेड रैशनैलिटी ऑफ मॉडल? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हेरबर्ट साइमन. जी हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 34. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज इट्स रूट्स इन?
तो इसका राइट आंसर जो है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, एंटाइटलमेंट अप्रोच इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंट्रीब्यूटेड टू ऑप्शन ए जॉन रवाल्स, ऑप्शन बी महबूबुल हक, ऑप्शन बी अमृत्या सेन, ऑप्शन डी एजी फ्रैंक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, दैट इज अमृत्या सेन। जी हाँ, अमृत्या सेन इसका राइट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36, द हॉलमार्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज, ऑप्शन ए जो यहाँ पर है मैं डायरेक्टली इसी पर मार्क करूंगा क्योंकि यही इसका राइट आंसर है। पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द हॉलमार्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड सही है। तो पहला ऑप्शन, इट इज अ कोऑपरेटिव ग्रुप। दूसरा ऑप्शन जो ऑप्शन बी है, इट इज अ स्टेट। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी ना स्टेट होगी, एडमिनिस्ट्रेशन से स्टेट चलती है ना कि स्टेट है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ ग्रीक वर्ड, ये लेटिन वर्ड है ना कि ग्रीक वर्ड। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर है ये इसका राइट आंसर बनेगा, इट इज ए कोऑपरेटिव ग्रुप एफोर्ट। तो ये बात किसने कही है, इट इज ए कोऑपरेटिव एफोर्ट, ये एफ ए निग्रो ने कही है। एफ ए निग्रो एक फेमस स्कॉलर है, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर है, उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा था इट इज ए ग्रुप एफोर्ट। तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर है। Now the question number 38, comparative administration group was established in the year। तो इसका जो राइट आंसर है 1963। जी हाँ, 1963 में कंपैरेटिव ग्रुप वाज, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप CAG, कैज, इसको कैज भी शॉर्ट में कहते हैं, CAG। तो ऐसे भी पूछ सकता है, कैज वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। 1963 में ये बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, हु रोड द बुक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट्स गोल्स एंड मेथड्स। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जॉर्ज कैंट। जी हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 40, बुक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट्स एंड गोल्स एंड मेथड्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। ये कब पब्लिश हुई है। तो इसका राइट आंसर जो है 1979 में ये पब्लिश हुई है। जी हाँ, 1979 ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा, तो ये इसका राइट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू जॉर्ज गेंट। जॉर्ज गेंट ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वो क्या है, उनमें इन आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से एक ऐसा है जो उन्होंने नहीं बताया। इस क्वेश्चन पर मेरा फोकस नहीं जा रहा है क्लियरली, तो ये आप खुद ही देख लीजिए, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ, आई थिंक एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड्स, आई थिंक ये इसका राइट आंसर होगा, लेकिन कन्फर्म तो ये नहीं है। आप खुद इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टडी करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 42, हु डिफाइन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्शन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए एडवर्ड वेडनर, ऑप्शन बी रिग्स, ऑप्शन सी जी गेंट, ऑप्शन डी वाटरसन। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर है इसका राइट आंसर है एडवर्ड गेंट, एडवर्ड वेडनर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। ऑप्शन ए इंडिविजुअल सिटीजन्स, ऑप्शन बी मीडिया, ऑप्शन सी प्रेशर ग्रुप्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 44, द पब्लिक पॉलिसी इन्वॉल्व्स डिक्लेरेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, डिक्लेरेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ सोशल वैल्यूज। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, ये इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। Now the question number 45, which of the following reasons make study of public policy essentials? Option A for developing policy science study, option B for political and administrative reason, option C both A and B। तो option C जो इसका है राइट आंसर both A and B है। Now the question number 46, who defines administration as activities of government activities of groups cooperating to accomplish common goals। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या है, तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर है ये इसका राइट आंसर है, हर्बर्ट साइमन ने ये कहा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 47, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू एफ ए निग्रो इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए कोऑपरेटिव ग्रुप एफोर्ट, ऑप्शन बी हैज इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक पॉलिसी, ऑप्शन सी कवर्स ऑल द थ्री ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के तीन ब्रांच होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वन ऑफ द कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन जो है वो यही है,
F.A. निग्रो ने जो ये डेफिनेशन बोली है, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मानी जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई डेफिनेशन आपको याद रखनी है तो F.A. निग्रो की ये डेफिनेशन आप याद रखो, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का हर पार्ट कवर हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 48, हु गेव पोस्ट गॉब व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पोस्ट गॉब का व्यू कंसेप्ट किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर जो है ल्यूथर गुलिक ने दिया है। तो ये पोस्ट गॉब जो यहाँ पर है, इसका क्या मतलब है? पोस्ट गॉब अगर आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने चैनल पे इसका वीडियो अपलोड किया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देखना। तो फिर भी मैं इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर आपको कहूँगा, हो सकता है इसमें से कुछ पूछा जाएगा। P stands for planning, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, CO stands for coordinating, R stands for reporting and B stands for budgeting। तो यहाँ पर आपका सवाल कैसे बनता है? हो सकता है ऐसा पूछा जाएगा कि पोस्ट गॉब जो वर्ड कंसेप्ट है, इसमें जो S है इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टाफिंग। D है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिंग। CO इसकी फुल फॉर्म कोऑर्डिनेटिंग, और की क्या फुल फॉर्म है? रिपोर्टिंग। B की बजटिंग है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। Now the question number 49. Who said public administration is bureaucratic whereas private administration is business alike? तो आपके पास चार ऑप्शन है, डब्ल्यू विल्सन, बी मेयो, ऑप्शन सी हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो ये जो है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है यहाँ पर। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 50, पीएमओ वाज क्रिएटेड इन 1947 में इसको क्रिएट किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ये इसका राइट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 51, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंटीग्रल व्यू जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो व्यूज हैं, इसके नेचर में आते हैं, एक इंटीग्रल है और दूसरा मैनेजरियल। तो इनमें से किसने इंटीग्रल व्यू को सपोर्ट किया है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, एल डी वाइट, ऑप्शन बी गोस्वामी, ऑप्शन सी रिगिस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी जो ए जो यहाँ पर है इसका राइट आंसर है एल डी वाइट। जी हाँ, एल डी वाइट इसका राइट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 52, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कौन माना जाता है? तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए जो यहाँ पर है फ्रेड रिग्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रेड रिग्स। Now the question number 53, when did planning commission came up in India? तो प्लानिंग कमीशन कब आया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी 1950। यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है, जो प्लानिंग कमीशन है इसको फिर रिप्लेस किया गया है, इसकी जगह आज नीति आयोग ने ली है, नीति आयोग। तो इसकी जगह आज प्लानिंग कमीशन की जगह आज नीति आयोग ने ली है, इसको रिप्लेस किया गया है 2014 में। कब? 2014 में इसको रिप्लेस किया गया है। तो ये यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आज पूछा है उन्होंने, इस क्वेश्चन पेपर में उन्होंने पूछा है व्हेन डिड प्लानिंग कमीशन केम अप इन इंडिया। तो 1950। तो अब ये ऐसा भी कह सकते हैं व्हेन डिड प्लानिंग कमीशन वाज रिमूव्ड, रिप्लेसड, सॉरी, व्हेन डिड प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेसड। तो इसका राइट आंसर जो है 2014 होगा। यहाँ ऐसा भी पूछेगी कि प्लानिंग कमीशन की जगह किसने ली है, तो नीचे ऑप्शन में नीति आयोग लिखा होगा, तो वो उसका राइट आंसर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 54, प्लानिंग कमीशन वाज डिसबैंडेड इन विच ईयर। तो इसका तो 2014 ही होगा, क्योंकि 2014 में नीति आयोग लाया गया है इसकी जगह प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। तो ऑप्शन डी में आपको 2014 देखने को मिलेगा, तो ये इसका राइट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 55, द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू फ्रेड रिग्स इज एम्पिरिकल, इकोलॉजिकल, नोमोथिटिक। तो ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर है, ये तीनों इसमें आते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एमरजेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ऑप्शन बी द राइज ऑफ बिहेवियरल अप्रोच, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी रहेगा। The classical theory in public administration was developed during first half of 20th century. Option A जो है इसका right answer है। Now the question number 58, who of the following are major exponents of classical theory? तो इसके मेजर एक्सपोनेंट्स, इन्होंने एक्सपोनेंट नहीं कहा है बल्कि एक्सपोनेंट्स कौन कौन से है? तो हेनरी फ्यूल, लेंडल यूरविक, ल्यूथर गुलिक, ये तीनों इसके हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इन केस अगर उन्होंने ये कहा होता हु ऑफ द फॉलोइंग और मेजर एक्सपोनेंट ऑफ क्लासिकल थ्योरी, तो इसका फिर हेनरी फ्यूल हम लिखते, क्योंकि ये इसके फादर भी माने जाते हैं, इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है इंस्टीड ऑफ दीज स्कॉलर्स। तो इसके राइट आंसर जो यहाँ पर इस वक्त है ऑप्शन डी।
Now the question number 59, classical theory of administration is also known as, classical theory जो है इसको और कुछ नामों से जाने जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी ये भी कहा जाता है इसको, ट्रेडिशनल थ्योरी ये भी कहा जाता है, मैकेनिस्टिक थ्योरी ये भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द एबो। Now the last question, question number 60, which of the following are the characteristics of classical theory of administration? Option A, division of work, option C, rationality, option B, hierarchy, option D, all of the above। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबो। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा एंड हो जाता है, लेकिन मैं और कुछ आपको कहना चाहता हूँ। यहाँ पर एक टॉपिक को मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी नज़र है, एक टॉपिक को ज़्यादा फोकस किया गया है, एक टॉपिक पर, दैट इज़ थ्योरी। जो क्लासिकल थ्योरी है इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस थ्योरी को आप अच्छी तरह से पढ़ें। आपके सिलेबस में जो है कुछ थ्योरीज है, जैसे क्लासिकल थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, रेशनल डिसीजन मेकिंग, इन थ्योरीज को आप अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।